नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं वर्णमाला की दूसरी कक्षा आपकी चालू करने वाला हूं। उसी क्रम में मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं। वर्णमाला की दूसरी क्लास लेके पहले क्लास में हमने स्वर की चर्चा की थी। स्वर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किन किन आधारों पर इन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है, इस बारे में हमने पहले कक्षा में चर्चा की थी। जैसा कि मैंने आपको पहले कक्षा में कहा था कि जब हम वर्णमाला की दूसरी क्लास करेंगे तो वहां पर हम इसके दूसरे एस्पेक्ट मतलब कि अयोगवाह और व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ अयोगवाह और व्यंजन की चर्चा करने के लिए। हम शुरुआत करेंगे अयोगवाह से कि अयोगवाह होता क्या है और इसे हम किस प्रकार से वर्गीकृत कर पढ़ सकते हैं। पहले हम परिभाषा की बात कर लें। अयोगवाह को अलग क्यों रखा है ये भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। वैसे जब हम सामान्य रूप से वर्णमाला पढ़ते हैं, जब आप बचपन की क्लासेस में जब आप स्कूल शुरू करते हैं तब जो वर्णमाला पढ़ते हैं वहां पर आपने स्वरों की संख्या 13 देखी होगी, जिसमें अम और अह को भी शामिल किया गया था। इस अम की मात्रा और अह की मात्रा ये दोनों भी हमने स्वर में देखी थी जब हम नर्सरी या पहली क्लास में ये वर्णमाला पढ़ते हैं। उसके बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आप सीख जाते हैं। लेकिन अब हम इसे अलग से रखकर, उन स्वर वर्णों से अलग रखकर क्यों पढ़ रहे हैं ये समझने वाली बात है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि स्वरों की संख्या 11 होती है और हमें 11 लेना है। कई जगह पे 13 लिखा होता है। 13 उसी स्थिति में होती है जब हम उसमें अयोगवाह को जोड़ देते हैं, मतलब अम और आह को भी उसमें हम यदि शामिल कर लें तो उनकी संख्या कितनी हो जाती है, 13 हो जाती है। लेकिन मैंने इसे अलग से वर्गीकृत किया है, इन्हें स्वरों के साथ नहीं रखा है। इसका कारण क्या है, क्यों अयोगवाह को मैंने अलग से रखा है, ये इसकी परिभाषा से स्पष्ट हो जाएगा। यदि हम अयोगवाह की परिभाषा देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण, हमारे वर्णमाला के ऐसे वर्ण जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं आपके लिए, इसे अच्छे से नोट डाउन करके रख लीजिएगा क्योंकि आपके काम की चीज है। और डायरेक्ट पूछ लेता है कि अयोगवाह किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है अम और आह को अयोगवाह कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं। और ऐसा वर्ण जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाएं उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह के अंतर्गत हम अम और आह को रखते हैं, अम और आह को रखते हैं। अब जो मैं कह रहा हूं, जो मैंने परिभाषा में बात की कि इनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, चूंकि इनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं इसलिए इन्हें स्वर और व्यंजन के बीच में रखा जाता है। स्वरों के बाद इन्हें पढ़ा जाता है और इनके बाद व्यंजन को पढ़ा जाता है। यदि हम इसके प्रकार की बात करें कि इसे हम किस प्रकार से बांटकर पढ़ सकते हैं, तो हम स्वरों को, अयोगवाह को हम 4 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं, 4 भागों में बांटकर देख सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन हम अपनी सुविधा की दृष्टि से कर रहे हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारे पढ़ने के लिए जरूरी है, इसलिए हम ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। यदि आपको अयोगवाह पूछा जाए तो आपको केवल अम और आह ही बताना है। अयोगवाह 2 होते हैं, अम और आह, ठीक है। लेकिन इसका वर्गीकरण देख लेते हैं हम। पहला देख लेते हैं अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है, वैसे तो यदि मात्रा की बात की जाए तो हम चंद्र बिंदु, जो कि किसी के ऊपर लगता हो, व्यंजन या स्वर वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु, ठीक है। इसका नाम क्या है, चंद्र बिंदु। अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक ऐसे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने में नाक और मुख की आवश्यकता होती है, लेकिन जो वायु का प्रवाह है वो नाक से कम किंतु मुख से अधिक होता है, ठीक है। नाक और मुख दोनों से ही वायु निकलती है, लेकिन नाक की अपेक्षा मुख से वायु अधिक निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक। इसमें केवल चंद्र बिंदु को रखा जाता है, इस चंद्र बिंदु को रखा जाता है, ठीक है। और इसका प्रयोग किसी भी स्वर या व्यंजन वर्ण के ऊपर किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं आंसू, आग, गांव, ये चंद्र बिंदु है, गांव। इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, ये कहलाता है अनुनासिक। दूसरा हम देखते हैं अनुस्वार, ठीक है। जो मैंने अम की मात्रा बताई यही अनुस्वार कहलाता है, इसे नाम दिया गया है अनुस्वार। अनुस्वार की यदि परिभाषा की बात की जाए कि अनुस्वार की परिभाषा क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि जब आप अनुस्वार का उच्चारण करेंगे तो मुख से निकलने वाली वायु आपके मुख से कम परंतु नाक से अधिक निकलेगी, ठीक है। जब नाक से वायु अधिक निकलती है तब वहां पर अनुस्वार होता है। केवल अम को रखा जाता है अनुस्वार के अंतर्गत। ये अम और के ऊपर जो ये मात्रा लगाए हैं हम, ये बिंदु लगाए हैं, आप देखते होंगे, तो इसे ही क्या कहा जाता है, अनुस्वार। जैसे अंश, अंक, पंच, यह स्वर के ऊपर भी आ सकता है
और व्यंजन के ऊपर भी लगाई जा सकती है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसे सिर्फ व्यंजन के ऊपर लगाया जाए। जब हमें ऐसे शब्द का प्रयोग करना पड़े जिसमें अम की मात्रा लगानी आवश्यकता हो, मतलब जिसके उच्चारण में एक नासिक की ध्वनि आए, मतलब नाक से वायु निकले, तब हम वहां पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। तब वहां पर क्या होता है? अनुस्वार होता है। आगे चर्चा करते हैं विसर्ग की। विसर्ग क्या होगा? जब किसी शब्द के अंत में ह ध्वनि उत्पन्न की जाती है तब वहां पर विसर्ग होता है। ठीक है, कैसी ध्वनि? अ या ह। मूल रूप से ह की ध्वनि जब उत्पन्न होती है, जैसे अतः, स्वतः, दुख। दुख को यहाँ पर आप सामान्य रूप से यहाँ पर ये मात्रा नहीं लगी रहती है जन सामान्य में जब हम यूज करते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल में कैसे लिखा जाता है? ये दुख। तो ये दुख है, मतलब दु ह और ख, दुख। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है? विसर्ग। अब देखिए, माफ कीजिएगा, नीर अनुनासिक क्या होगा? ठीक है, नीर, जैसे कि इसके सामने ये जो नीर शब्द लगा हुआ है, इसी से पता चल जाता है कि इसमें नासिक की ध्वनि नहीं होगी। जहां पर नासिक की ध्वनि नहीं होगी उन वर्णों को लिखते समय हम नीर अनुनासिक कहेंगे। ठीक है, नीर अनुनासिक कहेंगे। जैसे इधर, उधर, जन, मन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें नासिक की ध्वनि नहीं है, मतलब कि नाक से ध्वनि नहीं निकल रही है। पूर्ण रूप से ध्वनि कहां से निकल रही है? मुख से। जब भी हम ऐसे वर्णों का प्रयोग करेंगे जब हमारे केवल मुख से ध्वनि निकलेगी तो वो क्या कहलाएगी? नीर अनुनासिक कहलाएगी। जैसे इधर, उधर, जन, मन। अब मैंने आपको बताया कि अयोगवाह को स्वर के बाद रखा जाता है और व्यंजन के पहले रखा जाता है, और इनमें स्वर के भी गुण पाए जाते हैं और व्यंजन के भी गुण पाए जाते हैं। तो ऐसा कौन सा गुण है जो स्वर का है और ऐसा कौन सा गुण है जो व्यंजन का है, ये भी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यदि मैं स्वर की बात करूं तो स्वर की एक क्वालिटी होती है कि इसकी मात्रा होती है। ठीक है, इसकी मात्रा होती है। इस आधार पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग की भी मात्राएं हैं। ठीक है, अम और आह को हम मात्रा के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इसे हम स्वर की श्रेणी में रखते हैं। वहीं पे व्यंजन की श्रेणी की बात करें कि व्यंजन के साथ क्यों रखे जाते हैं, तो जैसा कि आपको पता होगा कि व्यंजन का उच्चारण हम बिना स्वर की सहायता के नहीं कर सकते। जब भी हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उसके साथ स्वर स्वतः ही संलिप्त हो जाता है, स्वतः ही जुड़ा हुआ होता है। इसी प्रकार जब हम या तो अनुस्वार का उच्चारण करें या तो विसर्ग का उच्चारण करें तो हमें स्वर की आवश्यकता होगी ही होगी। ये बिना स्वर के विसर्ग और अनुस्वार का उच्चारण नहीं किया जा सकता है, जो कि एक व्यंजन की क्वालिटी है। ठीक है, एक व्यंजन का गुण है कि बिना स्वर के उसे उच्चारित नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार हम अयोगवाह को भी बिना स्वर के उच्चारित नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये कहा गया है कि इसे व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें स्वर के भी गुण पाए जाते हैं और व्यंजन के गुण भी पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे वर्णमाला में स्वर के बाद और व्यंजन के पहले लिखते हैं। इसलिए जब हम वर्णमाला देखते हैं तो स्वरों के बाद, मतलब 11 स्वर के बाद इसे लिखा जाता है अम और आह, जिसे कई विद्वान जोड़कर 13 स्वर मान लेते हैं, जबकि स्वरों की संख्या 13 नहीं है। व्यापम और सीजीपीएससी तो बिल्कुल नहीं लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि स्वरों की संख्या 11 ही है। 2 अयोगवाह हैं जिनमें अम और आह का अध्ययन किया जाता है। वैसे हमने इसे 4 भागों में बांटकर देख लिया। तो ये था आपका अयोगवाह। अब हम चर्चा करेंगे कि व्यंजन वर्ण क्या होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं व्यंजन वर्णों की कि व्यंजन वर्ण क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन, यदि हम व्यंजन की परिभाषा की बात करें, इसकी परिभाषा हम क्या देख सकते हैं? परिभाषा तो हम देखते हैं व्यंजन वर्ण, ऐसे वर्णों को व्यंजन वर्ण कहा जाता है जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं, अर्थात वे वर्ण वे स्वर की सहायता से बोले जा सकते हैं, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं और ये कह सकते हैं कि जब भी व्यंजन वर्ण के उच्चारण की बात आएगी तो हमें स्वरों का प्रयोग करना पड़ेगा। व्यंजन वर्ण को लेकिन लिखते समय हम स्वर के साथ और स्वर के बिना भी लिख सकते हैं। जब हम व्यंजन वर्ण को स्वर के बिना लिखते हैं तो इसके नीचे हम एक हलंत लगाते हैं, इसे हम हलंत कहते हैं। ये जो रेफ लगता है इसे हम हलंत कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इस वर्ण में, इस व्यंजन वर्ण में स्वर संलिप्त नहीं है, स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। जब स्वर इसके साथ नहीं जुड़ा होगा तो इसके नीचे हलंत की मात्रा लगेगी। ठीक है, सॉरी मात्रा कह रहा हूँ, हलंत लगेगा। ठीक है, वहीं पर जब व्यंजन वर्ण के साथ स्वर जुड़ा रहेगा तो ये हलंत नीचे से हट जाता है और हम इस क का ध्वनि उच्चारण कर सकते हैं, जबकि इस क की हम ध्वनि उच्चारण नहीं कर सकते। इस प्रकार से हम देखें कि व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, ये इसकी परिभाषा हो गई।
अब हम बात करते हैं इसके संख्या की, कि इसकी संख्या कितनी होगी। वैसे तो सामान्यतः व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 29 है। संख्या कितनी है? 29, 39, ठीक है। लेकिन व्यापम और सीजीपीएससी के द्वारा यह संख्या जो है वो ली जाती है 33। और ऐसा क्यों होता है वह भी समझते हैं, ठीक है। पहले तो ये याद रखिएगा कि संख्या कितनी है? 39 है, और व्यापम और सीजीपीएससी आंसर कितना लेता है? 33 लेता है। ऐसा क्यों होता है इसका मैं वर्गीकरण करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25। ये इसके प्रकार है, व्यंजन वर्ण के प्रकार है। स्पर्श व्यंजन जिसकी संख्या होती है 25। दूसरा हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन, इसकी संख्या होती है 4, ठीक है। दूसरा, तीसरा हम देखेंगे ऊष्म व्यंजन, इसकी भी संख्या होती है 4। इसके अलावा देखेंगे संयुक्त व्यंजन, इसकी भी संख्या होती है 4। और बात करेंगे द्विगुण व्यंजन के बारे में, जिनकी संख्या होती है 2। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो व्यंजन की टोटल संख्या हो गई, यदि हम इन सबको जोड़ दें तो इनकी संख्या हो जाएगी 39, ठीक है। कितनी हो जाएगी? 39। इन सबको यदि मैं जोड़ देता हूं तो इनकी संख्या हो जाएगी 39। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 39 है। किंतु आंसर 33 क्यों लिया जाता है? क्योंकि हम ये जानते हैं, जब हम हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि हिंदी भाषा जो आज हमें दिखाई देती है, इसकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं संस्कृत, अपभ्रंश, अवहट, इन सब चीज़ों से होती हुई ये हिंदी तक पहुंची है। तो जब हम इसके इतिहास का अध्ययन करते हैं तब हम पाते हैं कि उस वर्णमाला में, जब ये पहले इसकी जो प्राचीन वर्णमाला थी, वहाँ पर संयुक्त और द्विगुण जो वर्ण है वह नहीं थे, ठीक है। परंपरागत जो वर्णमाला थी उसमें केवल 33 वर्ण ही थे। इसलिए यहाँ पर वर्णों की व्यंजनों की संख्या कितनी ली जाती है? 33 ली जाती है। ध्यान रखिएगा, जो व्यंजनों की टोटल संख्या ली जाती है वो 33 ली जाती है। इसलिए ली जाती है क्योंकि परंपरागत तौर पे जब इसकी व्युत्पत्ति नहीं हुई थी हिंदी भाषा की, तब तक जो हम वर्ण, या फिर ये कहें कि जब शुरुआत में हिंदी भाषा बनी तब उसकी जो मातृभाषा थी उसमें से जो वर्ण लिए गए थे उनकी संख्या 33 थी। इसलिए ये कहा जाता है कि व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। जबकि परिष्कृत रूप इसका और व्यापक रूप जब हम नई भाषाओं को हिंदी में मर्ज किए, जैसे आपको पता होगा कि हिंदी में कई बार फारसी, उर्दू, है ना, ये सारे शब्द भी शामिल होते जा रहे हैं, तो इनके उच्चारण में कहीं ना कहीं समस्या आने लग गई। जब ये सीमित वर्णमाला थी तब हमने कुछ नए वर्णों को इसमें शामिल किया ताकि वे भी उच्चारण हम आसानी से कर सके, जो अब तक के हम हिंदी से नहीं कर पा रहे थे। इसलिए अब वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 39। इन्हीं वर्णों का हम क्लासिफिकेशन करके हम प्रकार यहाँ पर देख चुके हैं कि ये 5 प्रकार के होते हैं, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 5 प्रकार हैं। इन 5 प्रकारों का हम अभी अध्ययन करेंगे। पहला प्रकार देखते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन क्या होंगे? ऐसे व्यंजन या ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण के समय हमारी जीव्या या जीभ हमारे मुख के विभिन्न अंगों को स्पर्श करती है। हमारे मुख के जो भीतरी अंग हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका होंठ है, ठीक है, और ये आपका गला है, तो ये आपकी जीभ होगी, ठीक है। ये आपकी जीभ इस प्रकार से जुड़ी है, मान लीजिए। ये जीभया जो है जब उच्चारण करेंगे तो इस मुख के अंदर के भाग का स्पर्श करेगी विभिन्न विभिन्न वर्णों के उच्चारण में अलग अलग जगह पर, ठीक है। उसी के आधार पर जब हम व्यंजन वर्णों को बांटते हैं तो वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि ये विभिन्न भागों को स्पर्श करने, जीभ के विभिन्न भागों को स्पर्श करने से बन रहे हैं। इस व्यंजन वर्ण को समझने से पहले ये समझ लीजिए कि ये जो भाग है ये कहलाता है कंठ, ठीक है। ये जो दांत के नीचे और जीभ के नीचे का भाग है, ये भाग ये कहलाता है तालु, है ना। ये कहलाता है मूर्धा, या इसे ऐसे लिख लीजिए मूर्धा।
ठीक है, ये आपका होंठ है, ठीक है, इसी के पीछे आपका दांत है। तो इस प्रकार से जब जीभ हिलकर कंठ को छुएगी तो वो वर्ण कंठ से निकलेगा, ठीक है। जब मूर्धा को छुएगी तो वो मूर्धे से निकलेगा, जब दांत को छुएगी तो वो दंत कहलाएगा। इस प्रकार से इसका विभाजन है। इसे हम स्पर्श व्यंजन में 5 प्रकार से या 5 वर्गों में बांटकर देखते हैं। पहला वर्ग कहलाता है क वर्ग, दूसरा है ख वर्ग, तीसरा है, माफ कीजिएगा, पहला है क वर्ग, दूसरा है च वर्ग, तीसरा है ट वर्ग, फिर है त वर्ग और अंत में है प वर्ग, ठीक है। अब ये वर्ग क्या है और इन्हें वर्ग क्यों बनाया गया है? क्योंकि कुछ वर्ण ऐसे हैं, मान लीजिए आपकी जीभ किसी एक ही स्थान, मुख के स्थान को छूकर 2 से 3 वर्णों का उच्चारण या 5 वर्णों का उच्चारण कर रही है, तो वे सभी वर्ण एक वर्ग के अंतर्गत रखे गए हैं। जैसे कि क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ और ङ ये रखा गया है। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ और इया को रखा गया है, इया। ये सब हलंत के साथ आएंगे, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये बिना स्वर के, यदि इनमें स्वर जोड़ दिया जाएगा तो ये हलंत हट जाएंगे। ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से ये 5 वर्ग हैं, जिनमें से प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन वर्ण हैं। क्योंकि इन सभी का उच्चारण स्थान एक है, इसलिए इसे एक वर्ग में शामिल कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, आप जितने अभी बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सभी को हम स्पर्श व्यंजन कहेंगे। इसी का दूसरा नाम है स्पर्शी व्यंजन। क्योंकि स्पर्श कर रहा है इसलिए स्पर्शी कहा जाएगा। क्योंकि वर्गों में बांटकर देखा जा रहा है इसलिए इसे वर्गीय व्यंजन भी कहेंगे, ठीक है। वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसे हम वर्ग में बांटकर देख रहे हैं, ये इसी का दूसरा नाम है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब देखिए, जो ये व्यंजन वर्ण है, इनके अंतिम या पंचम अक्षर, ठीक है, सभी वर्ग के वर्णों के पंचम अक्षर को हम नासिक्य वर्ण कहते हैं। नासिक्य वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो उच्चारण स्थान है वो हमारा नाक है, और इनका उच्चारण कैसे हो रहा है? नाक के द्वारा हो रहा है। जब भी किसी वर्ण का उच्चारण स्थान नाक होगा या पूर्ण रूप से उसमें से नाक से उसका उच्चारण किया जाएगा, तब उसे हम नासिक्य वर्ण कहेंगे। नासिक्य वर्ण को दूसरे रूप में व्यक्त करते हैं इस प्रकार से, जिसे हम अनुस्वार के रूप में पढ़ चुके हैं आयोगवाह में। तो कब इसको हम पूर्ण रूप में व्यक्त करेंगे, कब अनुस्वार के रूप में व्यक्त करेंगे? जैसे कि एक उदाहरण से समझते हैं, संबंध, ठीक है, और एक लिख सकते हैं हम संबंध। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है या कुछ गलत है? तो नहीं, इन दोनों में कोई डिफरेंस या कोई गलती नहीं है। संबंध को ऐसे लिखने में परेशानी होती थी जब हम टाइपिंग करते थे, ठीक है। टाइपिंग में ये शब्द लिखना कठिन होगा अपेक्षाकृत इसके, इसलिए इस सुविधा की दृष्टि से हमने जो पंचम अक्षर है उसे बदल दिया। जब भी ये अपने अर्ध रूप में आते हैं, बिना स्वर के आते हैं, तब हम इसे बदलकर इस प्रकार से अनुस्वार के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर माँ आएगा और कहाँ पर ना आएगा? क्योंकि बिंदु तो दोनों के लिए एक जैसी लग रही है। तो इसे समझने के लिए हमें इन पंचम वर्णों के आगे के वर्णों को भी ध्यान में रखना होगा। जो जहाँ पर अनुस्वार लगा है उसके बाद आने वाला जो व्यंजन वर्ण होगा, ठीक है, वो उसी वर्ग का होगा। जैसे कि यहाँ पे ध है और इसका पंचम वर्ण न है, इसलिए ध के पहले न लिखा गया है। उसी प्रकार यहाँ पर यदि अनुस्वार लगाया गया तो इसके बाद ब है, और ब जो है उसका पंचम वर्ण म है, इसलिए यहाँ पर म का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से पंचम वर्णों को हम अनुस्वार के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, और इसे हम नासिक्य वर्ण के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, जो च वर्ग है, इसे यहाँ तक च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ का एक और नाम है। एक नाम तो इसका स्पर्श है, स्पर्श व्यंजन तो है ही, इसके अलावा इसे स्पर्श संघर्षी कहते हैं।
स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में स्पर्श वर्णों के या स्पर्शी वर्णों की अपेक्षा ज़्यादा घर्षण होता है आपके मुख के अंदर। ठीक है, जब ज़्यादा घर्षण होगा तो ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ज़्यादा वायु लगाई जाएगी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? स्पर्श संघर्षी। च छ ज ज आपसे यदि पूछा जाए कि स्पर्श संघर्षी वर्ण निम्न में से कौन सा है, तो आपको बताना होगा कि च छ ज झ जो है स्पर्श संघर्षी वर्ण के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार ट वर्ग का ट ठ ड ढ ये जो है वो उच्छिक्त वर्ण कहलाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उच्छिक्त वर्ण के उच्चारण में आप अपनी जीभ्या को ऊपर उठाकर एक झटके से वापस तालु के पास रखते हैं। मैंने आपको बताया कि कौन सा हिस्सा तालु कहलाएगा। जीभ्या के नीचे का भाग जो कि दांत से जुड़ा हुआ होता है वो तालु कहलाता है। ठीक है, तो जब आप ट ठ ड ढ बोलेंगे तो आपकी जीभ जो है वो मुड़कर पहले मूर्धन्य को छुएगी। ठीक है, ये ऊपर का भाग मूर्धन्य कहलाता है, तो ये जीभ उठ के पहले ऐसे छुएगी इसको और वापस तालु पे झटके से बंद हो जाएगी। और यदि इस प्रकार से हो रहा है तो उसे हम उच्छिप्त क्रिया कहते हैं। इसलिए इन वर्णों को हम उच्छिप्त व्यंजन वर्ण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रकार हो गया। हमने जहाँ पर स्पर्श व्यंजन देख लिए, स्पर्श संघर्षी व्यंजन देख लिए, नासिक के व्यंजन देख लिए। ठीक है, और उसके बाद हमने उच्छिप्त व्यंजन के बारे में चर्चा कर ली है। आगे देखते हैं इसका दूसरा प्रकार था अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये क्या होते हैं? पहले तो इनकी संख्या मैंने आपको 4 बताई, ये है य, र, ल और व। ठीक है, इन चारों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अब इन्हें अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका उच्चारण जब आप करेंगे तो आपकी जो वायु है या आपकी जो श्वास है कहीं ना कहीं आपके मुख के भीतर ही रह जाती है। आपका विवर खुलता है, आपका जो वोकल है वो खुलेगा, लेकिन जो वायु है वो पूर्ण रूप से बाहर नहीं आएगी बल्कि आपके मुख गुहा के अंदर ही रह जाएगी। इसलिए इसे अंतस्थ कहा जाता है, अंतः स्थित। इसका यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो अंतस्थ का अंतः स्थित, जो अंदर ही रह जाए, ऐसी ध्वनि को हम अंतस्थ ध्वनि कहेंगे, अंतस्थ वर्ण कहेंगे। ठीक है, और इसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं य, र, ल, व। इन्हें ही हम अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर इसलिए कह रहे हैं कि जिस प्रकार से स्वरों के उच्चारण के समय हमारा जो वोकल है वो पूर्ण रूप से खुलता है, उसी प्रकार से इनके उच्चारण के समय भी हमारा वोकल पूर्ण रूप से खुलता है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहा जा रहा है। लेकिन स्वर के साथ ये भी कंडीशन थी कि ध्वनि या आपकी श्वास जो है वो पूर्ण रूप से मुख से बाहर आती है, पर इसमें मुख से बाहर नहीं आ रही है वो ध्वनि या फिर वो श्वास, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है? अर्धस्वर कहा जा रहा है। ठीक है, पूर्ण रूप से उस क्रिया को पूर्ण नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसे अर्धस्वर कहा जा रहा है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि अर्धस्वर क्या है और ऑप्शन में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और स्पर्श व्यंजन इस तरीके के ऑप्शन हो, तब आपको ये बताना है कि अंतस्थ व्यंजन में आने वाले वर्ण जो हैं वो क्या है? अर्धस्वर है। देखिए, यदि ऑप्शन में इन चारों को ही दे दिया गया हो, जैसे य और व, य और र, य और ल, र और ला, इस प्रकार का यदि आपको ऑप्शन दिया गया हो तो केवल य और व को ही हम अर्धस्वर मानते हैं, र और ल को हम अर्धस्वर नहीं मानते हैं। ऐसा व्यापम आंसर ले लिया है। इसका एक कारण ये हो सकता है कि र और ल का जो उच्चारण है वो इससे भिन्न भी हो सकता है। जैसे कि यदि र की बात करें तो इसका एक और नाम होता है लुंठित वर्ण। ठीक है, लुंठित वर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके उच्चारण के समय आपकी जीभ एक अर्ध गोलाकार रूप में मुड़ती है और वापस आती है, इसलिए वो उसे जीभ का लुढ़कना कह सकते हैं हम, इसलिए वहां से बना है लुंठित। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है प्रकंपी। प्रकंपी वर्ण वो भी केवल र के लिए ही प्रयोग होता है, क्योंकि जब आप र का उच्चारण करते हैं तो आपकी जीभा में कंपन उत्पन्न होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रकंपी वर्ण। ठीक है, वहीं ल की बात करें तो जब आप ल का उच्चारण करते हैं तो आपकी जीभा आपके दांतों को या मसूड़ों को छूती है, एक्सपेंड होकर वो आपके दांतों को छुएगी और फिर भी उसमें एक गैप रह जाएगा और उसके पीछे से वायु पास हो जाएगी, वहां से निकल जाएगी, जिसके कारण पीछे से वायु निकल के आ रही है आपकी जीभा के, इसलिए इसे पार्श्विक नाम दिया गया है, पार्श्विक। तो इसलिए इन दोनों के कारण इनकी जो क्रिया है कहीं ना कहीं य और व के उच्चारण से भिन्न हो जाती है, इसलिए इन दोनों को अलग कर दिया जाता है और य और व को ही अर्धस्वर के रूप में लिया जाता है। यदि ऑप्शन ऐसा दिया है तब,
यदि ऑप्शन इस प्रकार से दिया है अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इसमें से कौन सा अर्धस्वर होगा, तो आपको हमेशा याद रखना है कि अंतस्थ व्यंजन अर्धस्वर के अंतर्गत आता है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा कि लुंठित क्या होता है और प्रकंपी क्या होता है, पार्श्विक क्या होता है, इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला टाइप देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 बताई गई है। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण से आपके मुख के अंदर ऊष्मा पैदा होती है या फिर घर्षण पैदा होता है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनका एक और नाम संघर्षी व्यंजन भी है, संघर्षी व्यंजन। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है श, श, स और ल। ठीक है, माफ कीजिएगा, ल नहीं है ये, हाँ। इन 4 वर्णों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आप यदि इनका उच्चारण करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनके उच्चारण में कहीं ना कहीं ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है, ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है या फिर इसे ही हम संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं। ये 3 तरीके से 3 टाइप हो गए जिन्हें हम 33 वर्ण के रूप में देख चुके हैं। इसका अगला भाग हो सकता है संयुक्त व्यंजन। यदि हम संयुक्त व्यंजन की बात करें तो इनकी भी संख्या 4 है और ये है छ, त्र, श और ज्ञ। अब इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जा रहा है? ऐसे व्यंजन वर्ण जिनकी उत्पत्ति 2 व्यंजन वर्णों के मेल से होती है, जिसमें पहला व्यंजन वर्ण अपने अर्ध रूप में तथा दूसरा व्यंजन वर्ण अपने स्वर के साथ आता है या फिर स्वर रूप में आता है, तब वहां पर क्या होता है? संयुक्त व्यंजन होता है। इसे उदाहरण से समझ लेते हैं। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में ध्यान दीजिएगा। छ को बनाने के लिए हमें अध क प्लस षटकोण के श की जरूरत होगी। ये जो स है ये अपने स्वर के साथ आया है, इसमें कहीं ना कहीं अस्वर छुपा हुआ है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स प्लस अ। ठीक है, ये सेम ही है, ये बात यही है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि पहला जो स्वर है वो अपने जो है बिना अ के आएगा या बिना स्वर के आएगा, और जो बाद वाला वर्ण है वो स्वर सहित आएगा। ये स्वर रहित है, ये स्वर सहित है। उसी प्रकार त में बात की जाए तो त प्लस र, स्र की बात की जाए तो श प्लस र, और ज्ञ की बात की जाए तो ज प्लस अया, ये यहाँ। इस प्रकार से मिलकर ये अपना नवीन रूप धारण कर लेते हैं, नवीन ध्वनि चिन्ह धारण कर लेते हैं। इसके कारण इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो ये आपके हो गए संयुक्त व्यंजन। और इस प्रकार का आखिरी प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, जो उच्चारण स्थान के अनुसार भी हम बात करेंगे। अभी हम उत्पत्ति के अनुसार बात करें तो उत्पत्ति के अनुसार अंतिम जो टाइप होगा द्विगुण व्यंजन। इसका मैंने आपको बताया कि ये 2 होते हैं, ये होता है ढ और ढ। ठीक है, ढ और ढ ये बाद में जुड़ा है, ये याद रखिएगा। संयुक्त अक्षर, संयुक्त वर्ण और ये द्विगुण वर्ण, ये दोनों बाद में जोड़े गए। द्विगुण वर्ण की परिभाषा की बात की जाए तो इसके हम नाम से ही देख सकते हैं कि द्विगुण, जहाँ पर 2 गुण हो। ठीक है, यहाँ पर आप जब ये बिंदी लगा देते हैं यहाँ पर, तो ये कहीं ना कहीं नासिक के ध्वनि जैसा भी साउंड करने लगता है, तो इसमें दोहरी क्वालिटी आ जाती है। जब हम इसे सामान्य रूप में देखे थे तो ये बिना इस चिन्ह के थे। ठीक है, ऐसे भी देखे थे हम इसको, और कई ध्वनि में हम उसको नासिक के साथ देखते हैं तो इस प्रकार से इसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये द्विगुण व्यंजन थे। आगे देखते हैं व्यंजनों को। अगला प्रकार हम देखेंगे स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। ठीक है, स्वर तंत्री में यदि कंपन के आधार पर बात करें तो व्यंजन वर्णों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अघोष और दूसरा है सघोष, या इसे ही घोष भी कहते हैं, घोष। ठीक है, अघोष क्या होगा? ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपायमान नहीं होती है, या आपके स्वर तंत्री में जब कंपन नहीं होता है तो वे क्या कहलाएंगे? अघोष वर्ण। और जब स्वर तंत्री में कंपन होगा तब वह स्वर वर्ण या घोष वर्ण कहलाएंगे। घोष वर्ण कहा जाता है सघोष या घोष। ठीक है, जब स्वर तंत्री में कंपन उत्पन्न होता है।
इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो देखते हैं कि अघोष के अंतर्गत जो आएंगे सभी वर्ग, अपन वर्गीय व्यंजन देखें, वर्गीय व्यंजन वर्ण कौन कौन से, तो उसी वर्गीय व्यंजन वर्ण के पहला और दूसरा, पहले और दूसरे, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि क वर्ग है, क वर्ग, क वर्ग में क, ख, ग, घ और ड, ये है ढ़, ठीक है, क ख ग घ ण, ठीक है, ये है। तो इसमें पहला और दूसरा, केवल पहला और दूसरा, यह वर्ण इसके अंतर्गत आएगा। और इसके अलावा हमने देखा ऊष्म व्यंजन वर्ण, वो भी इसी के अंतर्गत आएंगे। वहीं हम यदि घोष की बात करें तो जो बच गया, मतलब लास्ट के जो 3 हैं वो क्या कहलाएंगे, घोष। सिर्फ क वर्ग में नहीं, सभी वर्ग, जो 5 वर्ग मैंने आपको बताया उन सभी वर्ग के वर्णों में सेम स्थिति होगी। तो अंतिम तीन, इसके अलावा अंतस्थ, स्वर और ह, ठीक है, यह सभी जो हैं अंतिम तीनों वर्ण, इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन और जितने भी स्वर हैं वे सब, और ह सघोष के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको वर्गीकरण याद रखना है। अब हम जहाँ पर हम देखेंगे प्राण वायु के निकलने के आधार पर, प्राण वायु या इसे ही हम श्वास कहते हैं, के निकलने के आधार पर, निकलने के आधार पर, इसमें पहला प्रकार हो जाएगा अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा हो जाएगा महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण क्या होगा, जब आपके मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा या आपके श्वास की मात्रा कम होगी तो हम उसे अल्प प्राण कहेंगे, लेकिन जब निकलने वाले वायु की मात्रा या श्वास की मात्रा अधिक होगी तब हम उसे महाप्राण के नाम से संबोधित करेंगे, ठीक है। अल्प प्राण में कौन कौन से शब्द आएंगे, तो अल्प प्राण में किसी भी वर्ग का, ठीक है, चाहे 5 वर्गों में से किसी भी वर्ग की यदि हम बात करें तो उसका पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और 5वां अक्षर वो किसमें आएगा, अल्प प्राण में। वहीं सभी वर्गों के वर्गीय वर्णों के दूसरा व चौथा अक्षर जो है वो महाप्राण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा भी यदि यहाँ पर बात की जाए, अल्प के अलावा अंतस्थ आएगा, अंतस्थ, स्वर आएंगे जितने भी स्वर हैं, और अनुस्वार आएगा, अनुस्वार मतलब अम की मात्रा, ठीक है। वहीं महाप्राण के अंतर्गत ऊष्म वर्ण आएंगे, सभी ऊष्म वर्ण, ठीक है, और विसर्ग, विसर्ग भी इसी के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से ये अल्प प्राण और महाप्राण हो गए। अब हम व्यंजन वर्ण को अंतिम रूप से उच्चारण के आधार पर क्लासिफाई करेंगे, जहां पर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वहां पर कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हम उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्णों को और स्वर वर्णों को किस प्रकार से बांट सकते हैं। मुख्य रूप से तो वैसे मैं व्यंजन वर्णों को बांटने वाला था, लेकिन मैंने स्वर वर्णों को आपको पहले ही बांट के बता दिया मेरी पहली वीडियो में। यदि अब तक आपने वो पहली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वहाँ पर आप जाकर स्वर वर्णों के बारे में देख सकते हैं। फिर मैं उसको यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, एक बार आप देख सकते हैं ये भी। तो देखते हैं पहला कंठव्य, ठीक है। कंठव्य वर्ण कौन से होंगे, कंठव्य व्यंजन वर्ण किसे कहा जाएगा, तो हम देखेंगे कि ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण कंठ से होता है वे कंठव्य कहलाएंगे, कंठव्य व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। इसके अंतर्गत क वर्ग के सभी वर्ण आते हैं। क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, क ख ग घ ण, उन सभी का उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए इन्हें कंठव्य कहा जाता है। इसमें मैंने आपको स्वर में बताया था कि अ और आ का उच्चारण भी कंठ से होता है। इसके अलावा ह जो कि एक ऊष्म वर्ण है, और विसर्ग, इसका भी उच्चारण हम कंठ से ही करते हैं, इसलिए इन्हें भी हम कंठव्य की श्रेणी में रखते हैं। अगला बात करें तालव्य की, तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण तालु से होता है उसे हम तालव्य की श्रेणी में रखते हैं। इसमें च वर्ण आता है, ई आती है छोटी, बड़ी ई आती है, या आता है और श आता है, ठीक है। इन सभी को हम क्या कहते हैं, तालव्य। क्यों, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान तालु है। वहीं मूर्धन्य की बात की जाए तो ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है वे मूर्धन्य कहलाएंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत ट वर्ग आएगा, इसके अलावा र आएगा और षटकोण का स आएगा। ये सभी वर्ण जो है मूर्धन्य कहलाएंगे। दंत वर्ण कौन से कहलाएंगे, या इन्हें दंतव्य भी कहते हैं,
कि जिन वर्णों का उच्चारण हम दांत के सहारे से करते हैं, दांत से होता है, उन सभी वर्णों को हम दंतव्य के अंतर्गत रखते हैं। इसके अंतर्गत त वर्ग के सभी वर्ण आएंगे, ला आएगा और श आएगा। इसके बाद हम अगला देखते हैं ओष्ठव्य। ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण ओठ से होता है वे ओष्ठव्य की श्रेणी में आते हैं। इसमें हम प वर्ग में आने वाले सभी वर्ण प, फ, भ, भ, म और उ, छोटा उ और बड़ा उ को हम ओष्ठव्य के नाम से जानते हैं। वहीं हम कंठ तालव्य की बात करें तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कंठ तथा तालु दोनों का संयुक्त रूप से प्रयोग होता है वे कंठ तालव्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ए और ए को रखा जाता है जो कि दोनों स्वर हैं और इसकी चर्चा मैंने स्वर में भी की हुई है। अगली बात करें कंठोष्ठ की तो ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से होता है उन्हें हम कंठोष्ठ कहते हैं। इसके अंतर्गत ओ और औ को रखा जाता है, यह भी स्वर की श्रेणी में आते हैं। इसका भी वर्णन मैंने पहले स्वर वाले टॉपिक में किया हुआ है। अगला हम देखें दंतोष्ठ, तो दंतोष्ठ के अंतर्गत ऐसे वर्ण आएंगे जिनका उच्चारण दांत और ओष्ठ की सहायता से किया जाए और इसके अंतर्गत केवल एक वर्ण आता है व। अलिजीव्या, अलिजीव्या याद रखिएगा कि जब आपके कंठ के पहले से मतलब जीव्या जहाँ से शुरू होती है वहाँ से जब उच्चारण होता है तो उसे हम अलिजीव्या कहते हैं और इसके अंतर्गत ह को रखा जाता है। एक आखिरी देख लेते हैं वर्त से। ठीक है, वर्त से क्या होते हैं? तो ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण के समय आपकी जीभ्या आपके जबड़ों को स्पर्श करे और वहाँ से वायु निकले तो उसे हम वर्त कहते हैं। इसके अंतर्गत भी 3 वर्ण आते हैं स, र, ल। अब आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि र यहाँ भी आ रहा है, र यहाँ भी आ रहा है, तो आपसे हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिर्फ वर्ड से पूछेगा तो आपको आंसर लेने में आसानी होगी, लेकिन आपको ये भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा वर्ण है जो वर्ष भी है, ठीक है, वर्ष भी है, मूर्धन्य भी है, तो आपको पता होना चाहिए कि र दोनों में आता है और इसलिए र को आप आंसर देंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा व्यंजन का टॉपिक था जो आज समाप्त होता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने स्वर आपको कंप्लीट करा दिया था और आज आयोगवा और व्यंजन के बारे में हमने चर्चा की है। इससे संबंधित प्रश्न आपके सामने मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा जो कि क्विज के जैसा रहेगा। कम से कम 40 से 50 प्रश्न उसके अंतर्गत हम लोग रखेंगे और इस टॉपिक से संबंधित सारे प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और यदि आपकी कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरीज हो तो उन्हें हमें कांटेक्ट करके आप कमेंट में भी बता सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के वहाँ पर आप मैसेज करके हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।